क्या 5 लेक्चर 13। होमवर्क वाला सवाल निकालें कल वाला। अच्छा भी तो एसेट इज डेप्रिशिएटेड, सॉरी एसेट 2 लाख रुपए के डेप्रिशिएट होगा 4 साल पे। एनुअल किराया 71475 है, पेएबल इन एरियर्स है, डिस्काउंटेड 16% है। लीज कमेंस हुई है 1 मार्च 2005 को। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेएबल ऑन 28 फरवरी 2006 एंड फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ जेड एंड कंपनी एंड्स ऑन 31 दिसंबर। अच्छा जी बताएं जी, लीज कब शुरू हुई? 1 मार्च 2005 को। तो पहला साल का एंड होगा 31 दिसंबर 5 को, लेकिन 1 मार्च 5 को लीज शुरू हुई, 31/12/5 को पहला साल खत्म होना है 10 महीने बाद, लेकिन किराया थोड़ा लेट करके पे होगा। वो पहला किराया पे होगा 28 फरवरी 2006 को। 28 फरवरी 2006 को पहला किराया पे होगा। ओके, बेस्ड ऑन दिस अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में आपके सामने रख रहा हूं। किस दिन लीज शुरू हुई जी? 1 मार्च 2005 को। फिर पहला किराया, दूसरा 28 फरवरी 7, 28 फरवरी 8, 28 फरवरी 9। अब पहले साल की बजाय मैं दूसरे साल की बैलेंस शीट बना देता हूं और दूसरे साल का आपको जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे देता हूं। बस दूसरे साल का 31/12/6 का कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट जी। 31/12/6 इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज आ जाएगा, फिलहाल इसको छोड़ें। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। ओके जी बताएं जी, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे हमारा साल कौन सा है बोले? 31 दिसंबर 6। 31 दिसंबर 6 की पेमेंट के नीचे अगर मैं लाइन लगाऊं तो 31 दिसंबर 6 के साल में तो इधर पेमेंट हो चुकी है 28 फरवरी 6 को। तो 31 दिसंबर 6 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी। देखे ना, 31 दिसंबर 6 जहन में लाए। 31 दिसंबर 6 की पेमेंट, 31 दिसंबर 6 की पेमेंट 28 फरवरी को होगी ना? बोले ना, 31 दिसंबर 6 का साल है, उसकी पेमेंट कब हुई होगी? क्लियर? तो 31/12/6 के कैलेंडर में सिर्फ एक पेमेंट हुई है। वो 31/12/6 को हुई है या 28 फरवरी को ही होगी थी? बोले कुछ। 31/12/6 को हुई है या 28 फरवरी को ही होगी थी? 28 फरवरी को ही पेमेंट होगी थी। क्लियर? अच्छा, अब 31/12/6 के लिए 31/12/7 का साल करंट है। 31/12/7 के साल में मेरे भाई 31/12/7 के साल में सिर्फ एक पेमेंट है, क्योंकि एनुअल सवाल है ना, एनुअल एक पेमेंट है, ये करंट हो जाएगा। और ये बोले नॉन करंट हो जाएगा। कितने लोगों ने इसी तरह किया था? घर में आए थे पिछली क्लास में? हाथ पे करें, पिछली क्लास में आए थे। ओके चलिए जी बताएं, लीज लायबिलिटी और करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। करंट पोर्शन बताएं जी, और नॉन करंट जी। कितने लोगों का ये सही था होमवर्क में? ओके क्लियर हो गया पहली बात। दूसरी बात, 31/12 खामोश, 31/12/6 का साल है हमारा। अब मुझे इंटरेस्ट पेएबल मालूम करना है। इंटरेस्ट पेएबल बैलेंस शीट में क्या जाएगा? इंटरेस्ट पेएबल। अब जरा सोच के आपने बताना है 31/12। अब इंटरेस्ट पेएबल के लिए मुझे लाइन की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट पेएबल के लिए मुझे लाइन की जरूरत नहीं है। लाइन सिर्फ कब बनानी होती है? जब आपने एंड पे नोट्स रख जाओ, जब आपने बोले बैलेंस शीट में करंट और नॉन करंट करना होता है तो लाइन बनानी होती है, और दूसरा जब मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना होता है तो लाइन करनी है। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर मैं चाहता हूं कि 31/12/6 के साल का इंटरेस्ट पेएबल मालूम करूं, तो आपने मुझे सोच के बताना है कि 31/12/6 के साल का इंटरेस्ट 31/12/6 की रात को पे हो गया होगा या अगले साल पे हुआ? अच्छा, अब जरा मुझे बताएं 31/12/6 के साल के पहले 2 महीने का इंटरेस्ट 31/12/6 में पे नहीं हो गया? 31/12/6 के साल के जनवरी फरवरी का इंटरेस्ट 6 के अंदर ही पे नहीं हो गया? ये देखें अंदर,
31/12/6 इशारा देखा, बैकएंड पे देखा करें साया। 31/12/6 के साल के जनवरी फरवरी का इंटरेस्ट 31/12/6 में ही नहीं पे हो गया? तो वो तो 6 में पे हो गया। 31/12/6 के साल के 2 महीने का इंटरेस्ट, तो कितने महीने का पेएबल है? वो कब पे होगा? 28 फरवरी 7 को। इसमें अगर सोचें, इसमें जनवरी फरवरी 2007 का भी इंटरेस्ट है और पिछले साल के का भी पे हो रहा है, लेकिन पे कब हो रहा है? अगले साल। तो इसमें से 10/12 कर लेंगे तो हमारे साल का क्या निकल आएगा? पेएबल निकल आएगा। एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा मैं, एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा मैं। एक्सपेंस तो 12 महीने का रिकॉर्ड होगा प्लीज। मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल। तो आसान सा तरीका क्या हुआ? हमारा साल कौन सा है? 31/12/6 का। जनवरी फरवरी का इंटरेस्ट पे हो चुका है। कितने महीने का पे होने वाला है? 10 महीने। वो इस फिगर में से निकालना बेहतर होगा। 25684 जी। 25684 इंटू 10/12 जी। 21403। चलें जी, अब 31/12/2006 का P&L। 31/12/6 का P&L। 31/12/6 के P&L में एक तो जाएगी डिप्रीसिएशन और दूसरा जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। भाई लीज शुरू हुई थी 1 मार्च 5 को, तो 1 मार्च 5 का मतलब है कि 10 महीने 2005 में लीज रही, लेकिन 2006 में तो पूरा साल लीज रही ना, तो इसलिए पूरे साल का खर्चा रिकॉर्ड करना है। अच्छा, मुझे किस साल का खर्चा चाहिए? 31/12/6 का। जनवरी फरवरी का एक्सपेंस कहां से मिल जाएगा? 32,000 में से। जनवरी फरवरी का कहां से मिल जाएगा? 32,000 में से। और मार्च से दिसंबर का कहां से मिल जाएगा? 25684 में से। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 32,000 में 2006 के 2 महीने का पड़ा है, इंटू 2/12 जमा 25 ग्रैंड टोटल था ना 684 इंटू जी। बताएं जवाब क्या आया? 26736 26736 के ऊपर अपनी ये P&L मांगा था मैंने, मांगा हुआ था कल। 26736 पे अपनी बॉल पॉइंट रखे, मैं चेक करने आ रहा हूं सॉल्यूशन में। 26736 नहीं, ये तो गलत फिगर है। क्या गलती हुई है जी? 26736 3 दिनों में होमवर्क करने का टाइम नहीं मिला जी। रजिस्टर घर है क्या जी? 26736 हद हो गई यार, तूने तो लुटी मचा दिया, तूने तो हद हो गई, हद हो गई। 26736 ये कहाँ से पता चल रहा है P&L है? अच्छा ठीक है, ये काट के भी से। अच्छा 2673 आपने नहीं होमवर्क किया? हाँ तो आज रात को 1 बजे लेक्चर अपलोड हो गया था जी। बताएं क्या तो कैसे कवर करोगे? हद हो गई यार, हद हो गई। ये इंट्रो पड़ा हुआ है, F1 पड़ा हुआ है, आई कैप को फेस किया हुआ है, फिर भी इस तरह की हरकतें। 26736 पे बॉल पॉइंट रखें नहीं है जी आप? उफ तो पिछली क्लास में नहीं यार, हद हो गई जी। 26 भैया F2 को जरा सीरियस ले ले, ये तो लेकिन ये जवाब नहीं है। गलती हुई हो दोबारा देखो, हुई होगी नहीं, हुई है, जो हुई है वो अभी सही करो करता हूं जी।
भाई ये तो अज्यूम किया गया था कि आप रात ने इंट्रो F1 पढ़ी हुई है, तो आप में थोड़ी सी अकल होगी, आई कैप को फेस किया हुआ है, तो आपको पता होगा कि कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ता। ये तो 31/12/5 की भी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं। नहीं आपने तो बना लिया, लेकिन ये जो आपके साथ बैठे हुए हैं शहजादे, तो इनको अल्लाह ही पूछे। अच्छा भाई 31/12/5 की बैलेंस शीट बनानी है। किस साल की बनानी है जी? 31/12/5 के साल की पेमेंट ढूंढे। 31/12/5 के साल में कोई पेमेंट नहीं हुई। 31/12/5 की पेमेंट के नीचे जो भी डेट आ रही है उसके नीचे लाइन लगा दे। 31/12/5 की डेट कौन सी है? ये डेट है, इसके नीचे क्या लगा दें? 31/12/5 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी। 31/12/5 जहन में रख के 31/12/6 वाला साल करंट होगा और उसके बाद वाला, तो 31/12/6 में ये पेमेंट बन रही है, ये करंट हो गई, और इसके बाद वाली नॉन करंट होगी। बताएं जी करंट पोर्शन और नॉन करंट 5 to 5। क्लियर? अच्छा जी अगली बात, अब मुझे चाहिए इंटरेस्ट पेएबल। फॉर इंटरेस्ट पेएबल आई डू नॉट नीड लाइन। 31/12/5 के साल में कोई एक किराया भी पे हुआ? 31/12/5 यकम मार्च 5 को लीज शुरू हुई है और पहला किराया का पे हुआ 2006 में भी 2 महीने बाद। तो मेरा सवाल 31/12/5 के साल में किराया पे हुआ, तो 31/12/5 के साल में अगर किराया पे नहीं हुआ तो इसका मतलब है 31 दिसंबर 5 तक कोई रेंटल पे, इसका मतलब है 31/12/5 तक कोई इंटरेस्ट भी पे। तो 31/12/5 के 10 महीने का इंटरेस्ट 31/12/5 को पे होगा या अगले साल फरवरी में? तो बता दें हमारे साल के एंड पे ये 32,000 पूरा पेएबल होगा या इसके 10 महीने पेएबल होंगे? सिंपल सी बातें सोचें, ये पूरा पेएबल होगा या इसके 10 महीने पेएबल होंगे? 10 महीने पेएबल होंगे। तो 32,000 जरा 10/12 जी 2,666 7। क्लियर? अब राइट ऑफ यूज निकालना है, तो उसके लिए मुझे आप डेप्रिसिएशन बता दें। P&L कहां भाग गया है? P&L को हमने साइड पे किया था, वो माइंड कर गया। ये क्या है? नहीं ये कैसे हो गया ऐसे? P&L को साइड पे फेंका था, तो देखते हैं कहां गया था। अच्छा इससे ज्यादा कंट्रोल Z नहीं हो रहा, चलो वापस आ जाओ यार। अच्छा जी तो P&L मुझे बता दें जी क्या था? 31/12/6 और 31/12/5, इसमें क्या थी? डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। अच्छा कैलकुलेटर पकड़ें, डेप्रिसिएशन निकालें। पीवी बताएं क्या है? 2 लाख। और 4166 तो वो है ना जिन्होंने किया, जो नहीं किया उनको भी लेके चलें। 2 लाख, 2 लाख को डिवाइड करें कितने साल? 4 साल। 2 लाख डिवाइड बाय 4 जरा 10/12। 2 लाख डिवाइड बाय 4 जरा 10/12। यस सर, नहीं आगे 4166 और 2 लाख डिवाइडेड बाय 4। इस साल तो पूरे साल की डिप्रेशन आएगी ना। अब कॉस्ट पकड़े कितनी है? 2 लाख। 2 लाख में से माइनस करें 41,667 15। ये क्या है? राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू है पहले साल के एंड की। इसमें से फर्दर 50,000 माइनस करें 108,333। क्लियर? ओके आगे आ जाए जी। इंटरेस्ट 31/12/5 का 6 का निकाला था अभी टोटल 26,736। अच्छा जी 31/12/5 के साल का इंटरेस्ट बताएं। 31/12/5 की रात को नजर आ रहा है या अगले साल नजर आ रहा है? अगले साल नजर आ रहा है। तो 31/12/5 के साल का इंटरेस्ट इस 32,000 में से निकलेगा। क्या ये 32,000 31/12/5 के साल का इंटरेस्ट है या इसमें 2006 के भी 2 महीने हैं? मुझे सिर्फ क्या चाहिए? 2005 के 10 महीने। वो खर्चा भी है मेरा और पेएबल भी है, इत्तफाकन खर्चा भी है पेएबल भी है जी। तो 32,000 इंटू 10/12 2,667। 32,000 इंटू 10/12। अच्छा 2006 का ना, ये लो एक ही दफा तस्वीर लो शहजादे, ये लो अब लो तस्वीर। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं 2006 के इंटरेस्ट एक्सपेंस की, और बल्कि ऐसा करते हैं आप 1 मिनट ले लें,
मुझे 2007 का बैलेंस शीट का इंटरेस्ट पेएबल और 2007 का P&L का इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है। 31/12/7 का इंटरेस्ट एक्सपेंस और 31/12/7 का इंटरेस्ट पेएबल। इकतीस 12/7 का इंटरेस्ट एक्सपेंस जो P&L में जाएगा और 31/12/7 का इंटरेस्ट पेएबल। बाकी बैलेंस शीट बनाना आसान होता है, करंट नॉन करंट। हो गया जी 31/12/7 का इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल। जल्दी करें, आधा मिनट और दे रहा हूं मैं जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए। यहां से देखें 31/12/7 का एक्सपेंस निकालें और पेएबल निकालें। डन। इधर आओ। 31/12/7 P&L क्या निकालने लगे हैं जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस। थोड़ा सा सोचें जरा, चाहे आप लोगों का पहला दिन है, जो मर्जी है, थोड़ा सा सोचें। 31/12/7 का इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो 31/12/7 को पे हो रहा है या इसके पहले 2 महीने का 28 फरवरी को पे हो रहा है? पहले 2 महीने का कब पे हो रहा है? तो खर्चा मैं 25684 में से कितने महीने का निकाल सकता हूं? 2 महीने का। कौन कौन से महीने का? जनवरी फरवरी 2007 का खर्चा इधर से निकल आएगा, लेकिन ये कितने महीने का खर्चा है? टोटल 12 महीने का। टोटल कितने महीने का? इसको क्या करना पड़ेगा? 2/12। तो ये जनवरी फरवरी 7 का इंटरेस्ट का खर्चा निकल आया और पे भी हो गया। लेकिन अभी पे और पेएबल के मध्य में नहीं सोचना, अभी तो मैं P&L बना रहा हूं। तो बोले इसमें कितने महीने का खर्चा पड़ा होगा? पेड और पेएबल नहीं सोचना, बस खर्चा पड़ा होगा। तो 28 फरवरी 7 को 2 महीने का खर्चा पे हो गया। अच्छा, अगले साल ये कितने महीने का पे हुआ? 12 महीने का। उसमें हमारे साल के 7 का खर्चा कितने महीने का? तो इसको 2/12 करेंगे और इसको 10/12 करेंगे, तो ये किस साल का खर्चा निकल आएगा? तो ऐसे सोचें, जनवरी फरवरी का खर्चा निकालना है। जनवरी फरवरी का 28 फरवरी 7 से निकल आएगा कितना? 25 इंटू 2/12। और इस 2008 जो फरवरी को पेमेंट हो रही है, इसमें जनवरी फरवरी तो 2008 के है, लेकिन 10 महीने हमारे साल के हैं। तो 18357 इंटू 10/12 जी 1957। अच्छा जी, अब मैं क्या बना रहा हूं? 31/12/7 की, लेकिन इसमें मैं सिर्फ क्या निकालने लगा हूं? करंट लायबिलिटीज में इंटरेस्ट पेएबल। अच्छा इधर देखें, 31/12/7 के कितने महीने का वैसे पे ही हो चुका होगा? पेएबल में आना नहीं चाहिए, सोच के बताएं कितने महीने का पे ही हो चुका होगा? मोहतरम इधर देखें जी, कितने महीने का पे हो ही चुका होगा? किस किस का? जनवरी फरवरी का कब पे हो गया होगा? 28 फरवरी 7 को। 28 फरवरी 7 को 2 महीने का पे हो गया होगा, और 28 फरवरी 8 को बाकी 10 महीने का पे हो जाएगा। उसमें फरवरी के भी, वैसे जनवरी फरवरी भी होगा 8 का, लेकिन हमारे साल के 10 महीने भी होंगे। तो इसमें से कितना पेएबल निकालूं? क्योंकि 2 तो पेड है, तो यही वाली कैलकुलेशन एक्चुअली असल में ये पेड था और ये पेएबल। खर्चा तो पूरा रिकॉर्ड होता है, 1835 इंटू 10/29। क्लियर? कितने लोगों को आप कंफ्यूजन दूर होगी थोड़ी, जो पहले परेशान बैठे हुए थे? लाओ इधर। तो ये जो कल वाला होमवर्क था उसमें ये नोट के साथ लिख लें, डू इट अगेन। इसको जरा दोबारा ट्राई कीजिएगा। बैलेंस शीट और एसओसीआई 2006 की मांगी हुई थी, मैंने 5 की भी बना दी है और 6 की भी बना दी है और 7 की भी थोड़ी बहुत ही बना दी है।
चलिए जी, अब फ्रेश माइंड के साथ शुरू करते हैं। जो हमने चीज़ें पढ़ी थी पिछली क्लास में उनको ज़रा रिवाइज कर लें। पिछली क्लास में आप नहीं आए थे तो इसकी तस्वीर ले सकते हैं। तो लास्ट क्लास वाली बातें शुरू करते हैं। अच्छा जी, लेसी जब एसेट लीज पे लेता है तो क्या एंट्री करता है? राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी, क्रेडिट। लेसी जब किराया पे करता है तो क्या एंट्री करता है? और लेसी जब एसेट को इस्तेमाल करता है तो क्या एंट्री करता है? डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, लेसर के पास एसेट पड़े होते हैं, लेसर के पास गाड़ी वगैरह पड़ी होती है, या लेसर को बाजार से खरीद के लेसी को देनी पड़ता है? बिल्कुल मोबाइल वाले भाई, बाजार से खरीदनी पड़ती है और बाजार से खरीद के लेसी को देनी पड़ती है। तो लेसर बाजार से गाड़ी खरीदने की क्या एंट्री करता है? एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। लेसी जो लेने की एंट्री करता है एसेट, वो लेसर एसेट देने की एंट्री करता है। लेसर एसेट देने की एंट्री क्या करता है? लीज रिसीवेबल डेबिट। तो लेसर की किताबों में एसेट निकल जाता है। लेसर इस तरह समझे ना, लेसर होंडा कार से गाड़ी खरीदता है, खरीद के लेसी को देता है और कहते हैं मैंने तेरे से पैसे लेने हैं, गाड़ी वापस नहीं, मैंने तेरे से पैसे लेने हैं। और लेसी कहता है मेरे पास गाड़ी आ गई, मैंने तुझे पैसे देने हैं। और किराया रिसीव कर रहा होगा लेसर और पे कर रहा होगा लेसी। ये इंटरेस्ट डाल रहा होगा, ये इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर रहा होगा। और क्योंकि इसके पास एसेट नहीं रहा ही नहीं, जा रहा नहीं बल्कि रहा ही नहीं, इसकी बुक्स में एसेट नहीं रहा, इसलिए ये कोई एंट्री नहीं करेगा। और इसकी बुक्स में एसेट पड़ा हुआ है, इसलिए ये डेबिशन की एंट्री करेगा। ओके, जी अच्छा, ये मैंने कुछ बनाया हुआ है, आपको नोट करने का टाइम दे दूंगा। पहले ये बनाई हुई चीज पढ़ लें। लीज दो किस्म की हो सकती है, किसके एतबार से? लेसी के एतबार से भी, और बिल्कुल ये नई चीज है, आपने बनानी है रजिस्टर पे, ये पिछली क्लास में नहीं बनवाई थी। इफ ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज, अगर ओनरशिप लीज के एंड पे लेसी को मिल जाएगी, इसका मतलब क्या है? पहले इस लाइन को समझे, मेरी इस लाइन पे उंगली अभी, इसी को देखें। 5 साल एसेट की उम्र है, 4 साल लीज की मुद्दत है। लेसर और लेसी बैठे हुए हैं, बैंक और लेसी बैठे हुए हैं, और लेसी ने बैंक से पूछा यार चौथे साल के एंड पे क्या करेंगे? ये बातें पहले साल के पहले दिन ही तय हो रही हैं। जिस वक्त आप एसेट लीज पे लेने गए हैं तो बैंक ने कहा ये एसेट 5 साल तक चल जाता होता है, मैंने चेक किया हुआ है 5 साल तक चल जाता होता है, तुम्हें कितने अरसे के लिए चाहिए? इसने कहा मुझे फिलहाल तो 4 साल के लिए चाहिए, बाकी फिर देख लेते हैं क्या करना है। अब बात ये चल रही है कि 5वें साल क्या बनेगा। तो उसमें फर्ज करें इनका मुआहदा तय पा गया कि चौथे साल के एंड पे लेसर लेसी को एसेट दे देगा, हमेशा के लिए उसको दे देगा, ताकि बाकी 1 साल जो रह गया वो भी लेसी एंजॉय करे। तो लेसी के पास एक ऑप्शन क्या हो सकती है जी? ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज। इसको ना पढ़ें तो ऑब्वियसली फिर लेसर भी यही कह रहा होगा कि ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज। अगर लेसी कह रहा होगा ये मुझे मिल जाएगा, तो लेसर कह रहा होगा हाँ हाँ तुम्हें मिल जाएगा। ये दोनों तो एक ही बात होगी। अच्छा, दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि एसेट की उम्र कितने साल है? 5 साल, और लीज टर्म 4 साल। अब लेसी लेसर आपस में बातें कर रहे हैं, यार एसेट का क्या करें चौथे साल के एंड पे? लेसर ने कहा इधर उधर की बात नहीं करनी, चौथे साल के एंड पे मुझे वापस कर जाना, बस, और कोई बात नहीं है। आपने एसेट चाहिए, लेने लो, नहीं लेना ना लो, आप जाओ, कोई मसला नहीं, तो चौथे साल के एंड में मेरी चीजें मुझे वापस कर जाना। इफ ओनरशिप विल, ये क्या सिनेरियो बनेगा? इफ के लफ्ज को छोड़े, ओनरशिप विल, लेसी को ओनरशिप नहीं मिलेगी, और ऑब्वियसली फिर लेसर भी क्या कह रहा होगा? ओनरशिप विल एट द एंड ऑफ लीज। अब इस सूरत में कुछ फॉर्मूले बनेंगे, ये देखें, ये मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो इतनी सी जगह आपने अपने रजिस्टर में मैनेज करनी है, लेकिन मैं इन फॉर्मूलों को मिटा रहा हूं। फॉर्मूलों को हम खुद अभी लिखेंगे और समझेंगे, नोट कर लें। ऊपर हेडिंग दे दें फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाई किधर से लाई? फॉर्मूलाई
घर से लाई फॉर्मूला ही। बी क्विक। सीट खींचने का सोचा हुआ है, जबरदस्त, माशा। पूछा क्यों कर रहा था? अच्छा अच्छा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारी। आप वॉइस रिकॉर्डिंग भी ऑन कर सकते हैं। उसमें ये नहीं कि आप वॉइस रिकॉर्डिंग जो है ढूंढते रहे अपने मोबाइल में कहाँ होती है। व्हाट्सएप पे अब्बू के नंबर पे मैसेज भेज दें, कुछ भी कर लें, लेकिन कर लें ये डिस्कशन रिकॉर्ड, ताकि कभी रिवाइज करनी पड़े तो आप सुन लें इसको। साथ वाथ नहीं रखा हुआ तो मुझे कर दे सेंड। अच्छा जी, पहला सिनेरियो क्या है जी? लेसी क्या कह रहा है? ओनरशिप विल ट्रांसफर टू मी एट एंड ऑफ लीज। लेसी कह रहा है ओनरशिप मुझे मिल जानी है लीज के एंड पे। अब क्या सिनेरियो बने जरा सोचें। लीज की टर्म कितनी है? 4 साल, मिसाल दे रहा हूं। और एसेट की लाइफ कितनी है? एसेट में जान क्या है? एसेट कितना अरसा आपके साथ रह सकता है? 5 साल एसेट आपके साथ रह सकता है। उसमें 4 साल आपने किराया पे करना है, चौथे साल के एंड पे लीज खत्म हो जाएगी। अब चौथे साल के एंड पे एसेट का क्या बनेगा, ये लाइन पढ़ के बताएं। ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी, लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा, उसमें अगर लेसर सखी होते हैं तो वो ₹0 में ट्रांसफर कर देते हैं, और कुछ लेसर एंड पे कुछ पैसे मांगते हैं और पैसे मांग के दे देते हैं, क्योंकि 1 साल तो आप उसको और दे रहे हैं, तो हो सकता है आप उसे खरीदने दें, हो सकता है आप उसको मुफ्त में दे दें। इट डिपेंड्स, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सूरतों में एक ही बात है। अच्छा, एक अमाउंट होती है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कई दफ़ा एडवांस में शुरू में पे करनी पड़ती है, तो डाउन पेमेंट भी आमतौर पे पे करनी पड़ती है लेसी को। और क्या पे करना पड़ता है? 4 साल तक बोलें ये रेंटल कितने साल का होगा? 4 साल तक किराया पे करना पड़ेगा। और एंड पे लेसी को देने पड़ेगी परचेज ऑप्शन के पैसे, परचेज ऑप्शन की प्राइस, परचेज ऑप्शन के पैसे स्लैश ₹0। ऐसा भी हो सकता है लेसर लेसी को कहे यार बस चौथे साल के एंड पे तो रख लें, ताकि मेरा पक्का कस्टमर ग्राहक बन जाए, तो चौथे साल के एंड पे रख लें। तो परचेज ऑप्शन के पैसे भी ले सकता है या फिर ₹0 भी ले सकता है। अच्छा, ये सारे पैसे लेसी ने देने होंगे, और लेसर की बात करें तो ये सारे पैसे लेसर ने लेने होंगे। परचेज ऑप्शन की प्राइस उसने लेनी होगी या उसने ₹0 लेने होंगे। क्लियर? तो बता दें, अगर ओनरशिप लेसी को चौथे साल के एंड पे मिल जानी है तो लेसी को चाहिए कि कोई डाउन पेमेंट तय हुई है वो दे, जरूरी नहीं सवाल में गिवन हो, कोई डाउन पेमेंट तय हुई है वो दे दे, सालाना 4 साल तक किराया दे दे, चौथे साल के एंड पे परचेज प्राइस पे करे कि मैं खरीदना चाहता हूं, फिर 5वें साल भी आपका है। और लेसर क्या कह रहा होगा? तेरी तरफ से जा रहे हैं तो मेरी तरफ आ, तो लेसर के पास ये पैसे आ रहे हैं, और लेसर के पास किराया आ रहा है, और लेसर के पास बेच के पैसे आ रहे हैं। परचेज ऑप्शन पीओ, परचेज ऑप्शन की प्राइस किसके पास आ रही है? लेसर के पास आ रही है। अच्छा यार, एक चीज, इसको हम कहते थे लीज पेमेंट, ठीक है। लेसर ना इसको कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बोले जरा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इसलिए नहीं कि अभी इंटरेस्ट इसमें पड़ा होता है ना, तो इसको क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं? लेसी से क्या कहता था? लीज पेमेंट्स। और वो क्या कहते हैं? यानी कि उसकी तो इन्वेस्टमेंट्स है ना एक तरह की, उसने इन्वेस्ट किए हैं पैसे गाड़ी में और उसके बदले उसको किराए मिल रहे हैं, तो इसलिए लेसर इसके लिए एक अजीब सा लफ्ज़ यूज करता है। बोलें क्या? चलें जी, जीआई का मतलब अपने सफ़े के टॉप पे लिख लें। जीआई इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नया लफ्ज़ है आपके लिए। और पीओ का मतलब लिख लें परचेज ऑप्शन की प्राइस, सफ़े के टॉप पे एब्रीविएशन वगैरह लिख लें। डीपी का मतलब आप कुछ और तो नहीं लेते ना? डाउन पेमेंट लेंगे ना, कुछ और तो नहीं सोचेंगे ना घर जाके? अच्छा, डीपी लगा लिया, ओके।
अच्छा, दूसरी सूरत क्या हो सकती है बताएं? एक सूरत तो ये हो सकती है चौथे साल के एंड पे एसेट किसका हो जाए, लेसी का हो जाए। दूसरी सूरत क्या हो सकती है, चौथे साल के एंड पे लेसर लेसी को कोई, ओए लेसी लेसी चल चल वापस कर, 4 साल गुजर गए, लीज में तो पूरी, चौथे साल के आखिरी दिन गाड़ी इधर खड़ी हो, वरना तू देखी तेरे साथ क्या होगा, दुनिया देखेगी। तो लेसर ने लेसी को क्या कहा, चौथे साल के एंड पे ये चीज वापस कर दी, 4 साल तक किराया पे कर और चौथे साल के एंड पे चीज वापस कर दी। अच्छा, ये लेसी अब उस एसेट को तीसरे चौथे साल, तकरीबन चौथे साल समझ लें, कि कैसे चलाएगा, बड़े प्यार प्यार से ध्यान से चौथे साल चलाएगा इसको। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि दूसरा सिनेरियो जो है इसमें लेसी तकरीबन कुछ चौथे साल में जाके एसेट को अन्यथा चलाना शुरू कर देगा। यानी अगर गाड़ी होगी, स्पीड ब्रेकर नजर आ रहा होगा तो दूर से स्पीड देगा कि मैं उछल के दिखाऊं स्पीड ब्रेकर से कैसे उछला जाता है। ये क्या वजह, ये लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल सही, एक भाई ने बोला है, वो भाई सामने सीट पे बैठे हुए हैं, पराया। इसमें लेसी के लिए ये एसेट पराया होगा। क्यों पराया माल होगा? क्योंकि चौथे साल के एंड पे लेसी ने क्या कर देना है, वापस कर देना। और पराई चीज को आपको पता है फिर, नहीं आप लोग, मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा, ऑनलाइन वालों की भी बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे कोई XYZ, आपको पता है XYZ लोग पराई चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं? मोटरसाइकिल 2 मिनट के लिए लेके जाते हैं और फिर वापस क्या क्या आके करते हैं। तो क्या फरमा रहे हैं भाई? अच्छा, चिमटा तोड़ देते हैं। इफ ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज। तो अब अगर 5 साल एसेट की लाइफ है, 4 साल लेसी ने किराया पे करना है, तो लेसी को कंफर्म किया कि चौथे साल के एंड पे मैंने एसेट को क्या कर देना है, वापस कर देना है। तो ऐसी सूरत में लेसी एसेट को क्या समझ के चलाएगा, पराया। तो लेसी के लिए ये एसेट क्या होगा, पराया माल, पराया माल समझ के चलाएगा। क्लियर? अब लेसर को क्या डर होगा बताएं जी, लेसर को क्या डर होगा? लेसर को क्या डर होगा बोलें? हाँ, लेसर को ये डर होगा कि चौथे साल के एंड पे जब ये चीज आएगी ना, तो मैं भी सोच रहा हूँ 5वें साल इसका करूं क्या। अब ये दे तो गया है मुझे, अब 5वें साल इसका करूं क्या। मैंने तो समझा था ये चौथे साल के एंड पे जरा कुछ दे के जाएगा, कुछ चीज होगी, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो कबाड़ है। वो तो दूर से आवाजें आ रही होती, क्या जी गाड़ी की बेल्ट टूटी हुई है, वो दूर से आवाजें आ रही हैं पूरी गली के अंदर। तो अब लेसर इस डर को कवर करने के लिए असूली तौर पे तो आपको समझ आ रहा होगा कि लेसी ने सिर्फ ये पैसे पे करने हैं, डाउन पेमेंट और 4 साल का किराया, लेकिन लेसर इस डर को कवर करने के लिए उससे गारंटी करवाता है। और ये गारंटी करवाता है लीज के शुरू में कि तुम मुझे कुछ ना कुछ एसेट की रेजिडुअल वैल्यू गारंटी करो। एंड पे एसेट की जो रेजिडुअल वैल्यू होती है वो कुछ ना कुछ मुझे गारंटी करो, गारंटी करो कि ये पैसे तुम मुझे दोगे, गारंटी करो, जिसको आप कह सकते हैं मिस यूज की कंपनसेशन मांगेगा। तो लेसर लेसी से क्या करवाएगा, गारंटी करवाएगा। अब लेसी की बुक्स में एक और पेएबल अराइज हो जाएगा जिसका नाम होगा GRV। बोलें, RV का मतलब क्या होता है और GRV का मतलब ग्रॉस रेजिडुअल वैल्यू नहीं, गारंटेड। मैनू बोलो, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। GRV क्या, सफे के टॉप पे लिखें GRV का क्या मतलब है, ये चेक करें, साथ साथ लिख भी रहा है कोई नहीं ऊपर सफे के टॉप पे। GRV गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। और प्लीज ये उर्दू में भी मतलब लिख लें, लेसर लेसी से मिस यूज की कंपनसेशन मांग रहा है। लेसर लेसी से मिस यूज, GRV के साथ लेसर लेसी से मिस यूज की कंपनसेशन मांग रहा है। ये लीज में एक भी क्लास मिस ना करें वरना आपको लीज हो जानी है। और ये फिर 14 दिन में नहीं उतरती, ये फिर 6 महीने चढ़ी रहती है दिमाग पे। कौन से वाले? पहले 7 लेक्चर हैं मौजूद। नहीं ओके, क्लियर जी। तो ये फॉर्मूलाज आपने अब याद रखने हैं जहन में जी। लेसी क्या क्या पेमेंट्स करेगा, डाउन पेमेंट देगा, कोई ना कोई अगर तय हुए, 4 साल तक किराया देगा और चौथे साल के एंड पे कुछ मिस यूज की कंपनसेशन देगा। इसमें थोड़ी तफसीलात हैं कि लेसी एसेट वापस करने जाता है, एसेट की कंडीशन क्या होती है, वो कुछ तफसीलात है, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल छोटा सा अपने कॉन्सेप्ट अगर जहन में आप रख सकें कि चौथे साल के एंड पे लेसी ने लेसर को एसेट क्या कर देने, जब वापस कर देने, तो लेसर को डर होगा ये एसेट, तो कुछ ना कुछ पैसे लेसर लेसी से क्या करवाएगा, गारंटी करवाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी तफसील है, वो हम फिर कभी करेंगे, ठीक है।
तो इसके नीचे एक लाइन बेशक आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे देख लें होगी आपके लिए, एक लाइन की जगह होगी, जीआरवी की थोड़ी तफसील होगी, वो किसी दिन लिख लेंगे यहाँ पे। अच्छा, और अब लेसर के जूते पहन लें, उतारें अपने, उतारें जल्दी उतारें, मानने में खैर है, जूते उतारे अपने। किसके पहन लिए? लेसर के। अच्छा जी, बताएं आप लेसर को क्या क्या मिलेगा? अगर इधर देख लें आए हुए हैं तो लेसर को क्या क्या मिलेगा बोलें? डाउन पेमेंट मिलेगी, वो जो कंपनसेशन दे रहा होगा, ये कंपनसेशन एक तरह का रिसीवेबल पेएबल बन रहा है ना, इसकी किताबों में पेएबल होगा तो इसकी किताबों में रिसीवेबल होगा। देखिएगा रेड रेड, देख नहीं रहे ऊपर? रेड, भाईजान मोटे हो जो, रेड प्लस, क्या लिखा हुआ है? एक और चीज भी तो लेसर को मिलेगी। अब कई लेसर ऐसा करते हैं कि चौथे साल के एंड पे जब एसेट वापस आ जाता है ना, तो 5वें साल किसी को किराए पे दे देते हैं, 5वें साल किसी को किराए पे दे देते हैं, और अगर नहीं किसी ने किराए पे लेना तो 5वें साल बाजार में जाके बेच देते हैं, 5वें साल बाजार में जाके बेच देते हैं, क्योंकि लेसर ने क्या करना है लेसर का, बैंक का तो कोई काम नहीं गाड़ी से, बैंक ने क्या करना है गाड़ी को। तो ये कुछ लेसर क्या करते हैं, चौथे साल के एंड पे जब एसेट वापस आता है तो 5वें साल किसी को किराए पे दे देते हैं, या 5वें साल किसी को, वो जो अमाउंट होती है वो भी तो लेसर को आएगी ना, लेकिन वो लेसी की तरफ से नहीं आएगी, वो लस्सी की तरफ से नहीं आएगी, वो लेसी की तरफ से, इसलिए वो भी एसेट की रेजिडुअल वैल्यू ही है जो बाजार से मिलेगी। बाजार में बेचेगा ना, तो समझने की कोशिश करें, लेसर के पास तो एसेट वापस आ गया, लेसर ने कहा था मैंने तुम्हें ओनरशिप नहीं देनी, तो चौथे साल के एंड पे लेसर के पास एसेट वापस आ गया। अब लेसर किसी से रेजिडुअल वैल्यू रियलाइज कराएगा, लेकिन वो हमें बंदा पता नहीं है, क्योंकि वो तो चौथे साल के एंड पे देखेंगे कि हमने आगे किसी को किराए पे देनी है या चौथे साल के एंड पे बेचना है, वो हमें बंदा पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट तो मिलेगी ना, काट कबाड़ भी हो तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो मिलेगी। लेकिन वो जो रेजिडुअल वैल्यू है वो किसी ने गारंटी नहीं की हुई, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, वो क्या होगी? अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू या गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू? अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी तो दे सकते हैं। हाँ, वही जो लाइफ के एंड के ऊपर होगी उसकी कंडीशन, उस पर डिपेंड करता है, वो जो भी होगा सवाल में लिखी होंगी फिगर्स, और नहीं वो रेंट नहीं, वो उसको भी फिर हम यूजीआरवी कह देते हैं, लेकिन इस तरह आई कैप रेंट दिलवाता नहीं, आई कैप बिकवाता ही है, वो शायद हमारे स्कोप में नहीं है, समझाने के लिए मैंने बात की है। ये उसी टाइम तय हो जाती है, गारंटी उसी टाइम तय हो जाती है, फिर आगे तफसीलात हैं, एंड पे हो सकता है कुछ और बन जाए, ऐसा की कंडीशन कई दफा अच्छी होती है, कई दफा बुरी होती है, भाई कुछ तफसीलात इसमें रहती हैं, अभी वो सुन लें, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ज्यादा सवाल अभी पूछने की जरूरत नहीं। चौथे साल के एंड पे कई दफा ऐसे होता है, एसेट जब वापस आता है तो अच्छी कंडीशन में होता है, तो फिर शायद लेसी को कोई पैसे नहीं देने पड़ते, कई दफा एसेट बुरी कंडीशन में होता है, पैसे देने पड़ते हैं। अब ये कुछ आगे की तफसील है जिसमें फिर लंबी बहस शुरू हो जाएगी, फिलहाल इस बहस को छोड़ें, फिलहाल बस सिंपल सी बातें रखें। क्या एस्टिमेटेड अमाउंट है सारी, ये एस्टिमेटेड अमाउंट है, पता नहीं कितने पैसे मिले, और अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा एस्टिमेशन होती हैं, ये तो दूर की बात, आप बिल्डिंग खरीदते हैं, बिल्डिंग को जी 50 साल पे डेप्रिशिएट कर दो, आप 50 साल नहीं हो सकते 60 साल चले, लेकिन एक एस्टिमेट ही होता है ना, तो अकाउंटिंग में बहुत सी चीजें एस्टिमेट पे बेस करती हैं। ओके, अब इन फार्मूलाज को जरा डीप डाउन अपने दिमाग के अंदर बिठाने की कोशिश करें। ये वैसे लेसी से नहीं मिले ना, इसलिए मैंने इसको रेड मार्कर से लिखा है, लेकिन साथ वाले ने भी डिफरेंट बॉल पॉइंट वाले से लिखा है, और बड़ा अच्छा साथ वाला। अच्छा जी, 4 साल की लीज है, 5 साल एसेट की उम्र है, चौथे साल के एंड पे लेसी को एसेट मिल जाना है, पैसे देके या बिना पैसे दिए, लेकिन मिल जाना है, तो बताएं लेसी क्या क्या पे करेगा? डाउन पेमेंट, 4 साल तक कराया, और चौथे साल के एंड पे परचेज ऑप्शन की प्राइस पे करेगा। और अगर लेसर के जूते पहन लें तो ऐसी सूरत में और कुछ प्लस करने की जरूरत नहीं है, बस लेसर क्या करेगा? लेसर डाउन पेमेंट ले रहा होगा, 4 साल तक किराया ले रहा होगा, और चौथे साल के एंड पे लेसर के पास से एसेट चला जाएगा, और एसेट तो वैसे भी पहले भी लेसी के पास ही था, तो लेसर एसेट को कहेगा अब तू अपने पास ही रख, बस मुझे पैसे दे दे थोड़ा सा। अच्छा, दूसरा सिनेरियो देखें, अगर लेसी ने चौथे साल के एंड पे एसेट वापस कर जाना है और 5वें साल किसके पास रहना है? लेसर के पास रहना है। ऐसी सूरत में क्या होगा? लेसर को डर होगा कि मेरा एसेट चौथे साल शायद वो मिस यूज करे, बल्कि आखिरी 1-1.5 साल से मिस यूज करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इसे वापस कराना है, तो फिर कुछ ना कुछ पैसे लेसर किसके तौर पर मांगेगा? गारंटी के तौर पर मांगेगा। वो लेसी पे कर रहा होगा और लेसर
और जब चौथे साल के एंड पे लेसी लेसर को एसेट दे के आएगा तो लेसर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसे तो जरूर रिकवर कर लेगा। ये गारंटी नहीं होगी, ये क्या होगी? अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। क्लियर? ओके। हाँ यार, ये जीआरबी हमेशा पे करेगा या नहीं, ये फिर थोड़ी सी तफसीली बातें हैं, इनको जरा वेट कर लो आने वाले दिनों के लिए। अच्छा एक ना उर्फे आम में चीज चलती है, इन तीनों को इकट्ठा करके ना एलपी कह दिया जाता है। क्यों? ये एलएससी से आ जाने हैं और ये किसी और से आने हैं, और ये देख लें ये एलपी के बराबर भी है, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस सीआरबी। तो ये बात जरूर लिख लें, ये पैसे किससे आ जाने हैं बोले? लेसी से आ जाने हैं, और ये किसी और से आ जाने हैं। ओके अब एक और चीज नोट कर लें, ये मैंने ऑलरेडी नोट की हुई है, इसको आप नोट कर लें, फिर मैं डिस्कस करता हूं इसे। रेजिडुअल वैल्यू के दो टुकड़े हो गए, रेजिडुअल वैल्यू के दो टुकड़े हो गए, नंबर 1 जीआरवी और यूजीआरवी। अब इसकी डेफिनेशंस वगैरह लिख लें, फिर आगे चलते हैं। ये बिल्कुल नई बात है, उसी से लिंक हो रही है बहरहाल। आए में तो कर ले नोट, कोई नहीं होता, मोबाइल साथ ही रहेगा आपके, मोबाइल को कर लीजिएगा। जरा इंग्लिश से ब्रैकेट्स में लिखी हुई है वो पढ़ के 1-2 मिनट खुद सोचें, समझ आ रही है? अच्छा जी, रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? आईएस 16 में भी जिस तरह आपने पढ़ी थी, रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? अमाउंट एक्सपेक्टेड होती है ना, फिक्स अमाउंट तो नहीं होती। अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी एट एंड ऑफ लीज के एंड पे जो पैसे एसेट से मिल जाने हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू का वो हिस्सा जो कि लेसी ने जिम्मे अपने ले लिया, दैट इज कॉल्ड एज गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, गारंटेड बाय लेसी। और पोर्शन ऑफ रेजिडुअल वैल्यू विच इज जिसकी एश्योरेंस नहीं ली लेसी ने, दैट इज कॉल्ड एज बोले अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। मिसाल के तौर पे ये अमाउंट है 2 लाख, इसमें से 80,000 गारंटी कर दिया लेसी ने, तो बोले अनगारंटेड क्या बनेगा? 1,20,000। एक्सपेक्टेड क्या है? एंड पे कितना मिलना था, लेकिन उसने इतने बुरे तरीके से मिसयूज किया कि उसके 2 लाख नहीं मिल रहे। अब 80,000 तो हम उससे ले लेंगे, बाकी 1,20,000 मार्केट से ले लेंगे, मार्केट में बेच के किसी से ले लेंगे, लेकिन ये अगेन सारी एक्सपेक्टेशंस है। एंड पे कितने मिलने की उम्मीद थी, उसने मिसयूज किया तो 2 लाख नहीं मिले, बाजार से कितने मिले? तो 80,000 उससे ले लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे बाजार से कोई और अमाउंट भी तो मिल सकती है, लेकिन प्लीज वेट, आने वाले दिनों में ये चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल से सादा सी बात करें, कितने मिलने थे एंड पे एसेट के? आम तरीके से एसेट चलाएं तो एंड पे कितने मिल जाते हैं? 2 लाख, लेकिन उसने मिसयूज किया तो हमें बाजार से कितने मिले? 1,20,000। तो उससे हमने कितने मांगे? 80,000। अब आपके जहनों में अगेन आ रहा होगा कि ऐसा हो सकता है कि बाजार से ज्यादा मिल जाए, कम मिल जाए, तो क्या बनेगा? उसके लिए वेट कर लें थोड़े दिन। तो फिलहाल सादा सी बातें, ये फॉर्मूला अब आपको पक्के याद हो जाने चाहिए। पक्के कहते हैं आप, पत्ते बड़े हो जाए। अच्छा, तो व्हेन द फॉर्मूला, मोबाइल यूज ना करें, व्हेन द फॉर्मूला, जब आप लोग ऐसे टेंटे हो जाते हैं ना नीचे, बिल्कुल ये इसके भी नीचे आपको मोबाइल नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन पता चल रहा होता है आप लोग, तो ये सीए को ना सीरियस ले लें, वरना फिर वो जब आपको सीरियस लेते हैं ना, फिर आप लोग बुरा मना जाते हैं। अच्छा जी, तो अगर एसेट लेसी को मिल जाना है तो परचेज ऑप्शन प्राइस या 0 रुपए पे करेगा, और अगर एसेट लेसर के पास वापस चला जाना है तो लेसी कुछ कंपनसेट करेगा, जो लेसर को कंपनसेशन मिलेगी, और
लेसर को बाहर से भी कुछ पैसे मिलेंगे। चलें जी स्टार्ट करें पास पेपर का क्वेश्चन 6। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ऊपर देखें सारे, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। क्या मतलब कि अगर सवाल कह दे ओनरशिप ट्रांसफर तो हमें उम्मीद होगी पेपर में जीआरवी गिवन होगी, और अगर जीआरवी गिवन है तो इसका मतलब ही क्या है, दोनों बातों का एक ही मतलब है। अगर सवाल में ये लाइन लिख दे तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर सवाल में कभी जीआरवी आ जाए तो इसका क्या मतलब है कि जीआरवी तो पे की सूरत में होती है जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी होती। तो इज इक्वल टू ऑब्वियसली दोनों साइड के ऊपर अप्लाई करेगा। ओके पास पेपर का क्वेश्चन 6 जी, ये वाला पास पेपर क्वेश्चन 6 आज के नोट्स में है। फॉर्मूलाज 4 पढ़े हैं, 1 2 3 4। पहले दो लेसी के और अगले दो लेसर। गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड, ये कौन होगा, लेसर लेसी? ये आज के नोट्स का पहला सफ़ा है। लेसर हैज लीज सर्टेन इक्विपमेंट टू, डेयरी प्रोडक्ट्स वाले क्या करते होंगे, डेयरी की चीजें कोई बनाते होंगे, भैंसे वगैरह रखी होंगी, कोई और होगा, तो इन्होंने कोई इक्विपमेंट लेना होगा, यानी बंदे शॉर्ट हो गए होंगे तो इन्होंने कहा मशीनों से भैंसों का दूध निकालें। आजकल निकल रहे मशीनों से भैंसों का दूध, भैंसे भी परेशान है। अच्छा जी, गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड हैज लीज सर्टेन इक्विपमेंट टू डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड ऑन यकम जुलाई 13, ऑन यकम जुलाई 13। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको तो फौरन पता चल गया ये 2014 का साल है। अच्छा जी, ऑन यकम जुलाई 13। कितने लोग कह रहे हैं एक दो दफा आपने और कहा तो उठ के टैक्स पढ़ने चले जाना हमने। ऑन यकम जुलाई 13, इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इन्फो इज अवेलेबल। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, ये कॉस्ट किसने किसको पे की होगी, लेसर ने ये एसेट कहां से खरीदा होगा, लेसी से खरीदा होगा। लो जी उल्टा ही पूरी रात रोते रहे, सुबह उठ के मरा था कोई। अच्छा जी, लेसर यानी गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड ने किसी इक्विपमेंट के सप्लायर से खरीदा होगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये अमाउंट क्या होगी, ओ ते लेफ्ट ते लिखिया था ना कॉस्ट होगी, ओ ते मेनू भी पता है चाचू माय डियर सॉरी। नहीं ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं होगी भाई, इसका नाम क्या है, अमाउंट पेड बाय जीएलएल टू इक्विपमेंट सप्लायर, टू इक्विपमेंट, ये तीसरा बंदा है कोई जो ऊपर नहीं लिखा हुआ था, ऊपर तो लेसर लेसी है, तो इक्विपमेंट के सप्लायर को इसने ये पैसे पे किए होंगे। जैसे बैंक अगर लेसी को गाड़ी लीज पे दे तो बैंक होंडा को पैसे देके गाड़ी खरीदता है ना पहले, तो ये वो पैसे होंगे जो लेसर ने सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट को दिए होंगे, जो बंदा भी इक्विपमेंट वगैरह बेचता होगा, हो सकता है इंपोर्ट किया हो इसके कहने पे। ओके ये क्या है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन यकम जुलाई 13, डाउन पेमेंट। ये किसने किससे ली, लेसी ने, लेसी को क्यों बोल दिया, लेसी ने लेसर, हाँ अच्छा और साइलेंट था शायद, तो लेसी ने लेसर को डाउन पेमेंट दी। अच्छा 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, अब यहीं से लीज टर्म भी पता चल गई, 4 साल की लीज है। 4 पेएबल इन एरियर्स ऑन 30 जून बोला करें, बोले 30 जून ईच ईयर, हर साल 4 साल तक किराया पे होना है। तो लीज टर्म बोले कितने साल हो गई, लिख लें लीज टर्म, यस गाय टर्म 4 years। ओके नेक्स्ट बोले अल्लाहु अकबर। कौन सी आरवी, जी वाली आरवी, तो ठीक है यूजी आरवी नहीं दी हुई, होता है एंड पे बिल्कुल ही स्क्रैप करना हो, ऐसे कोई भी रीजन हो, व्हाटएवर द रीजन में भी, जीआरवी ऑन एक्सपायरी ऑफ लीज टू बी पेड बाय, बोले 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 लेसी। ये लेसी किसको गारंटी करेगा, लेसर को। मैं तुम्हें गारंटी करता हूं, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है कि ओनरशिप ट्रांसफर, और इसी सवाल का डेटा मैं बोल रहा था, यूजफुल लाइफ इज फॉर 5 years। तो बता दे चौथे साल के एंड पे लेसी लेसर को एसेट वापस कर देगा, इसको वापस कहते हैं असल में, वापस वालों। जीआरबी का क्या मतलब है, वो तो भाई लिखिया था ना उसे, लेसी विल रिटर्न एसेट
टू लेसर, यानी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी एट एंड ऑफ लीज टर्म, एट एंड ऑफ 4th ईयर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी। ऐसा ही है ना? अच्छा जी, ऐसे ही अब आपसे बात कराऊं, ये मशीन सप्लायर है, ये लजोर है और ये हमारा शहजादा लजी है। ये इसको क्या देगा? इक्विपमेंट, दूध निकालने वाली मशीन। ये इसको क्या देगा? यार तो आप तो अभी शर्माने लगे हैं। तो जब मैंने कहना है कि भैंस ने बेबी दिया, IAS 41 है हमारे सिलेबस में, आप क्या करें? फिर आप और ज्यादा शर्माएंगे। जितना शर्माना है अभी शर्मा लें, बायो की क्लास होगी। ओके, तो मशीन सप्लायर, बोले मशीन सप्लायर ने लेसर को कितना, क्या चीज दी? इक्विपमेंट। और लेसर ने मशीन सप्लायर को 28.6, ये वैसे ही समझाने के लिए बात कर रहा हूं, एक माइंड में इमेज बन जाए, 28.69 दिए। अच्छा जी, अब ये इक्विपमेंट कौन किसको दे देगा? हैंड ओवर कर देगा। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। और लेसी इसको 4 साल में 3 भी देगा डाउन पेमेंट, प्लस 7.8 इंटू 4 भी देगा, और प्लस गारंटीड अमाउंट भी देगा, 5 भी देगा। ये तो अच्छे खासी अमाउंट बन जाएगी। जरा कैलकुलेटर पकड़ें, देखें कहीं इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा। 3 प्लस 7.8 इंटू 4 प्लस 5 भी करें, 39 पॉइंट। ये क्या चक्कर है कि इसने 28 का खरीदा और ये 39.2 इससे मांग रहा है। अच्छा, ये इसने असल में इसको 4 साल भी तो दे दिया ना पेमेंट करने के लिए। तो ये 4 रन कितने का खरीद रहा है? 28.69 का। जब ये 4 रन 28.69 का खरीद रहा है, तो खरीदते ही किसको हैंड ओवर कर रहा है? लेसी को हैंड ओवर कर रहा है। जब लेसी को हैंड ओवर करेगा तो लेसी ये पैसे कितने सालों में पे करेगा? ये कब पे करेगा? 1 जुलाई 13। ये कब पे करेगा? 1 जुलाई 13। ये कब पे करेगा? 30 जून 14, 30 जून 15, 30 जून 16, 30 जून 17। ये 30 जून 17 तक पे करेगा ये वाले पैसे। और ये गारंटीड अमाउंट कब पे करेगा? ये भी जब वापस करेगा चौथे साल के आखिरी दिन, जब ऐसे उसको वापस लेके जा रहा होगा, कहेगा लेसर ऐप हर तेरा इक्विपमेंट, 5वें साल जो भी करना है कर, तेरे को मत जाने, तेरी मर्जी, मैं मेरी तरफ से वापस आ गई। तो बैंक को वापस कराएगा चौथे साल के एंड पे ये इक्विपमेंट। क्लियर? तो ये पैसे लेसी लेसर को कब देगा? एट द एंड ऑफ लीज टर्म, दैट इज 30 जून 2017 को देगा। क्लियर? चलें जी, अब एंट्रीज लेसर की जो बुक्स हैं उनमें क्या थी एंट्रीज? किसी को याद हो? ये कौन सी एंट्री है? ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट 28 पॉइंट। ये कौन बोला था? ये लेसर ने लेसी को एसेट दिया या लेसर ने इक्विपमेंट के सप्लायर से बाय किया? एसेट डेबिट, और फिर लेसी को देगा, क्या एंट्री करेगा? लीज रिसीवेबल डेबिट और एसेट क्रेडिट। तो लेसर की बुक्स में पहली एंट्री क्या होगी जी? एसेट बाजार से खरीदेगा वो, अगर पिक्चर आपके जहन में है। लेसर इसको पे करेगा, तो लेसर क्या एंट्री करेगा? बोले इक्विपमेंट डेबिट। देखिए मजा आएगा। इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। ओके, चलें जी एंट्रीज करना शुरू करें। ओए होए होए, लेसर की बुक्स में एंट्री शुरू हो गई आज तो। लेवल है 7 वाले का ना भाई ना, खांसी नहीं। 1 जुलाई 2000 कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट।
अभी सोल्यूशन आपको नोट्स वाला देखने की जरूरत नहीं। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। लेसर बॉट एसेट, लेसर ने एसेट खरीद लिया, किसके लिए? लेकिन अभी लेसर के पास ही है, लेसी को भी देगा जी। अभी जी कितने का? वो जो एसेट की कॉस्ट अवेलेबल थी वहां से। ओके, अब बोलें जी, यकम जुलाई 13 को कौन किसको एसेट हैंड ओवर करेगा? लेसी आजा, एले पढ़। इक्विपमेंट इसको हैंड ओवर करेगा, तो लेसर के पास से एसेट जा, एसेट जा, एसेट इसके पास चला जाएगा। इक्विपमेंट क्रेडिट, कैश डेबिट, कैश डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, कैश डेबिट या होली होली कैश आना है, तो कैश डेबिट करें या रिसीवेबल डेबिट करें? हाँ, इसमें 3 फौरन रिसीव हो जाएगा, उसकी एंट्री मुझे करवा दीजिएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन फिलहाल रिसीवेबल तो बुक करें ना। तो कैश क्रेडिट, होली होली रिसीवेबल डेबिट, बोले कैश नहीं क्रेडिट, इक्विपमेंट क्रेडिट, इक्विपमेंट क्रेडिट और होली होली रिसीवेबल डेबिट। ऐसा ना हो साथ वाले चाचू को ये एंट्रीज भूली हो। लीज रिसीवेबल डेबिट और एसेट इसके पास से चला गया और डेटर बुक हो गया। डेटर समझ लें, रिसीवेबल समझ लें। जी, एसेट क्रेडिट और अच्छा भाई दे ये लीज लाइबिलिटी किससे रिकॉर्ड करता था? पीवी से। ये लीज लाइबिलिटी किससे रिकॉर्ड करता था? पीवी से, यानी प्रेजेंट वैल्यू से। तो ये लीज रिसीवेबल भी प्रेजेंट वैल्यू से रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, ये बोलता था लफ्ज लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। क्या लफ्ज बोलता था? पहले वाला भी बोलो ना, लीज पेमेंट। और ये लफ्ज बोलेगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट। बोले ये क्या लफ्ज बोलेगा? लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। ये क्या लफ्ज बोलेगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और लीज रिसीवेबल हमने बुक करना होता है नेट इन्वेस्टमेंट से। अब मैं नेट इन्वेस्टमेंट की फिगर निकालने लगा हूं कि मेरी नेट इन्वेस्टमेंट कितने की है, मेरी एनआई कितने की है। एनआई लिख लें जाके जहां पे आपने ये बनाई थी डायग्राम। एनआई कौन आए? एनआई नेट इन्वेस्टमेंट। परेशान हो रहे हैं तस्वीर खींचने वाले। 80 कितने लिखे? 80 नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे वो वर्किंग वन किया करते थे। बिल्कुल, वो वर्किंग वन की तरफ आ जाए। वर्किंग वन क्या होती थी जी? लीज पेमेंट और इसकी जगह क्या होगा जी? जी आई। बोले बोले जी आई, एन आई दोनों ही आ गए। बोले बोले जी आए, एन आए। अच्छा, लीज पेमेंट की जगह कौन आए? जी आए। और पीवी ऑफ एलपी की जगह कौन आए? एन आए। दोनों ही आए। अच्छा जी, सवाल किसका है? लेसर का। तो फॉर्मूला 1 2 नहीं, फॉर्मूला 3 और 4। अब 3 और 4 में से देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला हमारा लगना है। भाई जारी बात है, जीआर भी दी हुई है, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो लेसर को यकम जुलाई 13 को ये पैसे मिलेंगे, 30 जून 14, 30 जून 15, 30 जून 16 और 30 जून 17 को ये पैसे मिलेंगे लेसर को, और 30 जून 17 को ये पैसे मिलेंगे लेसर को। तो ये हमारा फॉर्मूला है। याद है फिगर? ये तीन मिलने हैं, 7.8 4 साल तक मिलने हैं, और एंड पे 5 मिलने हैं। तो ये फॉर्मूला लेसर का हम यूज करेंगे। बता दें ये फॉर्मूला, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरबी प्लस यूजीआरबी लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस नहीं है अवेलेबल तो ठीक है। ओके, डाउन पेमेंट किसी को याद हो हमारे सवाल में? 3, रेंटल 7.8 इंटू 4 प्लस 39.2। ओके, चलिए जी, हर गाय इधर आए।
ये कम जुलाए थ्री 7 पॉइंट लेसर देख रहे हो ये यार, बड़े आने ने यार 7.8 मिलियन, फिर 7.8, फिर 7.8 मिलियन और लास्ट में 5 भी आने। क्लियर? अब आप मुझे बता दें डिस्काउंटिंग कहां पे खड़े होकर करनी है? शहजादे को यहां खड़ा कर दें, बाजू लंबे होकर चलें, कद लंबा कर देते हैं। अच्छा, तो अब यहां पे खड़े होकर डिस्काउंटिंग करनी है। इस 3 को बुलाना पड़ेगा, ये 3 इधर से चपेट मारे हो पाई थी यहां में, तो किसको डिस्काउंट नहीं करना? 3 को। किसको डिस्काउंट एनओटी का फॉर्मूला लगा के करना है? कितनी क्वांटिटी नजर आ रही है आपको? 7.8 की, और चारों डिस्काउंट के काबिल हैं। पहले वाला 7.8 भी डिस्काउंट करना है, हाँ, क्योंकि वो यहां नहीं है, सिर्फ यहां वाली फिगर डिस्काउंट नहीं करनी होती। इनको डिस्काउंट करना है एनओटी का फॉर्मूला लगा के, और इसे एक ही दफा हम घूरेंगे और आवाज मारेंगे, ओए शहजादे इधर आ। तो 5 को बस एक ही दफा आवाज मार के इधर बुलाना है। इस पे सिंपल वाला फॉर्मूला और इस पे एनओटी वाला फॉर्मूला, बहुत मोटा हो गया। ओके, चलें जी। पीवी या एनआई? एनआई। पीवी तू जा, पीवी तू जा, एनआई। चलें जी, एनआई। ये 3 एज इट इज प्लस 7.8 इंटू 1 माइनस 1.14 है, रेज टू पावर माइनस कितनी दफा नजर आता है? 7.8 4 दफा, डिवाइडेड बाय 0.14। अच्छा जी, कितनी दफा 5 नजर आ रहे हैं ये नहीं, कितने साल बाद 5 नजर आ रहे हैं? 1 2 3 और 4 साल बाद नजर आ रहे हैं। तो इसको सिंपल डिस्काउंट फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस 5 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 4। चलें जी, ग्रैंड टोटल 28.69, वही आ रहा है 28.69। ठीक कह रहे हो। अच्छा जी, रिसीवेबल कितने जी? 28 पॉइंट। अच्छा, अब अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं, वर्किंग 1, अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये हमेशा ही बराबर आया करेगा? इधर देखें ऊपर, प्लीज प्लीज प्लीज, सारे बूथा ऊपर, सॉरी चेहरा शरीफ ऊपर। अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि यही जवाब आया करेगा हमेशा? भाई जिस तरह आपका सिलेबस स्ट्रक्चर है उसमें यही जवाब आया करेगा हमेशा, यानी जितने का हमने एसेट खरीदा था बाजार से, उतने पैसे हम प्रिंसिपल की मद में उससे लेंगे। जितने का एसेट बाजार से खरीदा था उतने पैसे हम प्रिंसिपल की मद में लेंगे। आपको पहली क्लास में कहा था पीवी का मतलब मुराद होता है प्रिंसिपल, बाकी जो पैसे ले रहे होंगे वो क्या ले रहे होंगे? इंटरेस्ट ले रहे होंगे। तो ये फिगर कहां से आई? सवाल से। उंगली देखें, ये फिगर कहां से आई? वो ये वाली फिगर है, ये वर्किंग से आई। क्या ये हमेशा बराबर आया करेगी? जी बिल्कुल, फिलहाल मैं यही बात करूंगा, ये हमेशा बराबर आया करेगी। तो बाजार से कितने का खरीदा? 28 पॉइंट। तो लेसी से प्रिंसिपल की मद में कितने लेने हैं? 20। और इंटरेस्ट क्यों नहीं रिसीवेबल बुक कर सकते अभी? सारा प्रिंसिपल रिसीवेबल बुक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एसेट दिया है तो सिर्फ प्रिंसिपल बुक कर सकते हैं, रिसीवेबल इंटरेस्ट तो वक्त गुजरने के साथ बुक होता है। इंटरेस्ट तो सारा भी रिसीवेबल बुक नहीं कर सकते। उसे कहें 4 सालों का इंटरेस्ट दे, जैसे बापडा वाले मीटर लगाएं तो मीटर के पैसे मांगते हैं। ये नहीं कहते 30 सालों का बिजली का बिल भी रिसीवेबल की एंट्री कर लें, क्योंकि उसका वक्त गुजरने से ताल्लुक है। तो एकदम इंटरेस्ट क्यों नहीं रिसीवेबल बुक किया जाता? उसका वक्त गुजरने से ताल्लुक है। और अगर आज लीज कैंसिल करा दें तो इंटरेस्ट भी देना है या सिर्फ एसेट वापस कर देना है? सिर्फ एसेट वापस कर देना है। तो बिल्कुल पुराने पैटर्न के ऊपर एंट्रीज चल रही है सिंपल तरीके से। इधर लेसी का एंट्री कर रहा होगा, राइट ऑफ और लीज, और ये क्या एंट्री कर रहे बोले? लीज रिसीवेबल डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट। आगे उसी तरह एंट्रीज है, चल सो चल सारा। टोटल इंटरेस्ट बता दें। इंटरेस्ट 10.51 कैसे निकाला है?
39.2 माइनस 28.69। वर्किंग टू क्या करना है जी? अमोर्टाइजेशन क्या डेट लिखें जी? ये कम जुलाई, अच्छा पीवी से शुरू करते थे उधर, और इधर किससे? एनआई से। इधर देख लें, ईवी लिख के मैं काट रहा हूं, कहां से शुरू करना है? एनआई से वो कर। चलें जी, एनआई बताएं। इधर प्लीज लिखना है आपने एनआई यहां पे 28.69। अब मोहतरम ये किस्तें डालते हुए जो है ना, आपने गलती नहीं करनी, किस्तें डालते हुए गलती नहीं करनी। किस्तें डलवाएं, बोले बी कॉन्फिडेंट, ये तीन का पे होने, तो बिल्कुल उसी दिन एग्जैक्ट उसी दिन कितना 3। ये 7.8 एरिया लिखा हुआ था इसके साथ। बोले 30 जून 14 कितना? अब जरा अटेंटिव रहिएगा, 30 जून 17। देखिए आप 2 दफा आप अगर डालेंगे ना 7.8 ये वाला और 30 जून 17 तो ये 5, तो ये इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि आप यहाँ पे जाके फिर जब इंटरेस्ट निकालेंगे ना तो आपसे थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, ये क्या एक ही डेट आ रही है, मैं इंटरेस्ट कैसे निकालूं? तो डेट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कोई तरीका बताएं जिसमें ऐड करके डाल दें। हैं तो वैसे ऐसे ही, लेकिन इंटरेस्ट निकालने में आसानी होगी, इसलिए इसको ऐड करके डाल दें। एग्जामिनर को ऐसे लिख देंगे हम साइड पे, 7.8 कराया आने लेसर की जेब में, और 5 मिस यूज की कंपनसेशन आनी है जी। टोटल कितना आ जाएगा? 12.8। अब शेड्यूल बना लें खुद ही। आपको पता है जब एक पेमेंट फौरन आ जाए तो फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, याद है? इंटरेस्ट 0 है पहले वाला, आगे आप खुद ही पूरा कर लें। पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे, उससे ज्यादा ना यूज कीजिएगा। सवाल वाले ने भी 2 किए हैं, 28.69। जी इधर देखें, ये मैं कह रहा था 3 सबसे पहला है, फिर 7 से 8 आने, फिर इन दोनों को जमा करके लिखा है 7.8 प्लस 5, इन दोनों को जमा करके लिखा है जी। 28.69 माइनस 3 25.69। इंटरेस्ट 3.60। 7.8 माइनस 3.60 4.20। 25.69 माइनस 4.20 21.49। 3.01 के आगे क्या था? कैलकुलेटर 2 पे सेट कर दिया, जिन्होंने नहीं सेट किया 3.01008, तो फिर 0 आगे तो ये 1 रहेगा जी। अब कैलकुलेटर में ना ऑन का बटन दबा के दोबारा फिर ये किया करें 7.8 माइनस 3.01। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे सेट नहीं कर सके आप जी, 4.79 16.70 जी, 2.34 5. 11.24 1.23 आ रहा है, कोई मसला नहीं, खैर है। नेगेटिव पॉजिटिव 0.01, कोई मसला नहीं, खैर है।
राउंडिंग की वजह से डिफरेंस आ गया, कोई डिफरेंस नहीं आया। बेहतर है इस डिफरेंस को खत्म कर लें। इस डिफरेंस को खत्म करने का कोई तरीका बताएं। सोचे सोचे। नहीं, वो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ 11.23, ये इसको 1.58 करना पड़ेगा, 1.56, 16.1 मिनट 1 by 1, 16.7 में से माइनस करें 5.46 तो 11.24 ही आता है ना, 1 by 1। हाँ बोलो, 3.59 कर देते हो गया। कहाँ ये सर गलती पता क्या ये 4.7 आई है ना जहाँ 4.79। राउंड ऑफ हो रहा था 125.69 इसका काफी वैल्यूज है बीच में जो कि राउंड ऑफ हो रहा है। अच्छा ये राउंड ऑफ कुछ अच्छा, बच्चों ने कुछ राउंड ऑफ करके बताइए, कुछ राउंड ऑफ किए बगैर बताइए। अच्छा सोल्यूशन खोलो जरा, उस पैटर्न पे चलते हैं, सोल्यूशन वाले पैटर्न पे। सोल्यूशन में बताओ ये फिगर ये, अच्छा मैं इसमें कोई मसला नहीं, बिल्कुल सही बन गया, ये 100% सही है। कुछ बच्चों ने कहीं राउंड किया कहीं नहीं राउंड किया, फिर भी एग्जामिनर एक्सेप्ट करेगा उससे, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जो सोल्यूशन आपको दिया हुआ है उसके मुताबिक एक सारा सही है। 1.56 इसको जबरदस्ती 1.56 किया, हालांकि ये 1.57 है, तो इसको जबरदस्ती 1.56 किया, तो ये फिर कितना आ गया 11.24। तो इन द एंड अगर मैच ना करे और जबरदस्ती मैच कराने को दिल चाहे, जरूरी नहीं है जबरदस्ती मैच कराना, तो आखिरी वाले इंटरेस्ट को आप छेड़ेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ओके चलें जी, जनरल एंट्री चल रही है हमारी। बताएं जी रकम जो लाए थे। अच्छा इधर देखें, लेसी की एंट्रीज किसी को याद हो? 28.69 राइट ऑफ लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और अगली एंट्री लेसी की याद हो, कैश क्रेडिट लीज लायबिलिटी डेबिट। अच्छा नहीं, इसमें इंटरेस्ट तो है ही नहीं ना। कैश क्रेडिट लीज लायबिलिटी, इसकी उल्टी एंट्री बोलें, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट। तो यकम जुलाई 13 को डाउन पेमेंट की एंट्री बोलें। लेसर को पैसे अब आएंगे, क्या रिसीवेबल बुक कर चुका है? रिसीवेबल ऐसा ऐसा रिसीव होने, तो रिसीव कराएं, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट कितना 3। अच्छा शुक्र है सवाल एरियर का है, यानी 7 सवाल है, जो इंटरेस्ट है वो 7 साल के एंड पे आ रहा है, तो कोई ऐसे एडवांस का सवाल नहीं है जिसमें ज्यादा सोचना पड़ता था हमें, तो वो सोचने वाला सवाल कल कर लेंगे, आज तो सिंपल सा सवाल है। अच्छा लेसी बताएं क्या एंट्री करता था वैसे इसकी, कैश क्रेडिट लीज लायबिलिटी डेबिट इंटरेस्ट डेबिट, दोबारा कैश लीज लायबिलिटी डेबिट इंटरेस्ट डेबिट। लेसर बताएं क्या करेगा, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम क्रेडिट जी। 14 कैश डेबिट कितने से जी, आगे जी 4.20 और इंटरेस्ट 3.60। अच्छा यार इधर तो इसको या तो आप देखें, या तो इधर इक्विपमेंट कर दें या फिर इधर एसेट कर दें, एक चीज होनी चाहिए, एक चीज होनी चाहिए। एसेट डेबिट हो, एसेट क्रेडिट हो गया। ओके अब आप बताएं कि ये देखें यहां से यहां तक एसेट खरीद के दे दिया है, तो क्या डेप्रिसिएशन की कोई तुक? तो नो तुक, इसलिए याद रखिएगा प्लीज, ऐसे याद दिलाने के लिए लिख रहा हूं 30 जून को नो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लेसर की बुक्स में एसेट नहीं है, और डेप्रिशिएट कौन कर रहा है असल में? लेसी करा। अच्छा भाई अब अगले साल कितनी एंट्रीज होंगी? ये कौन सा साल है? 30 से 14, 30 से 14 टैक्स पड़ा हो तो या तो 30 जून 14, ये 2014 का साल है। क्लियर? अगला साल कौन सा है? 30 जून 15। अच्छा साथ साथ सोचें, क्या अगले साल एसेट लेसर जाके किसी से खरीदेगा? लेसर बताएं ताएं। अच्छा क्या लेसर एसेट अगले साल लेसी को देगा या ऑलरेडी दे चुका है? अच्छा क्या लेसर डाउन पेमेंट लेगा या डाउन पेमेंट शुरू में ही मिलती है? तो कोई नहीं, डाउन पेमेंट इसको मिलेगी।
बस ये एंट्री होगी किराया आने की। तो किराया आएगा 30/15 को। आखिरी साल की एंट्रीज हमारे सिलेबस में नहीं है कि 5 रुपए GRV, वो एंट्रीज हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अच्छा जी, कैश डेबिट कितना? अच्छा, लेसी की एंट्री बताएं क्या होती थी? कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट। कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। एंट्रीज में आपको इसलिए ऑब्वियसली मसला नहीं हुआ क्योंकि एंट्रीज बिल्कुल लेसी जैसी हैं। सिर्फ एक ये वाली एक्स्ट्रा एंट्री थी, ये वाली, वरना यहां पे अगर आप देखें तो राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट एंट्री होती थी। तो ये उसका ऑपोजिट एंट्रीज चल रही हैं जी। 7.4.79 0 1 डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं हो। बस ठीक है, 2 सालों का फिर खत्म करें, 2 सालों का P&L बनाए फिर खत्म करें। 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लीजिएगा। नहीं है ना, वो आ नहीं सकती, छोड़ें वो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, लेसर की बुक्स में P&L बनाए, 15 सेकंड से ज्यादा ना लें। बन गया तो हाथ खड़ा कर दें। एक्सेलेंट। लेसर की बुक्स में 2 साल का P&L बना लें। जी, कंपनी का नाम GLL, SOCI फॉर ईयर एंडेड। तो GLL मीन G डबल है ना, तो बस कंफर्म क्यों? अच्छा जी, फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर, 30 जून 14 और 30 जून 15। अच्छा, अब ये P&L बनाते हुए ना सोचना नहीं पड़ता। क्यों? जैसे सुबह हम सोच रहे थे 30 जून 14 के साल का इंटरेस्ट 30 जून 14 की रात को मिल रहा है, बस यही लिखते हैं उठा के। इस सवाल में उसने सोचना नहीं पड़ता जिसना सुबह सोच रहे हैं। 30 जून 14 का इंटरेस्ट 30 जून 14 के सामने नजर आ रहा है, तो बता दीजिए कितना? 3.6 इंटरेस्ट इनकम। और 30 जून 15 के साल का इंटरेस्ट 30 जून 15 को मुझे नजर आ रहा है 3.0। और बैलेंस शीट भी उसी तरह बन जानी है। अब 1-2 मिनट रह गए इसलिए मैं बनाने था। बैलेंस शीट में भी कल 2-3 मिनट लगेंगे, फिर नोट बनाएंगे इसका। कल जरा नोट इसका समझने वाला है। नोट में एक और नई चीज ऐड होनी है, नोट इसका समझने वाला है। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन क्यों नहीं आनी थी? वो तो लेस ही डेप्रिशिएट कर रहे, तो फिर लेसर कहां से डेप्रिशिएट करेगा? तो सिर्फ कौन सी चीज जाएगी P&L में? वो डाल रहा होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, और ये लेसर डाल रहा होगा इंटरेस्ट इनकम डाल रहा होगा। ओके, अच्छा एक छोटी सी बात सुन लें इधर, और होमवर्क के लिए ताने लगा। होमवर्क अब तसल्ली से सुनना है। मैंने सोचा कुछ और हुआ था, लेकिन अब थोड़ा होमवर्क कम करना पड़ेगा, काफी ज्यादा हो जाने, कम करना पड़ेगा। इधर देखें, इस इंटरेस्ट को बिल्कुल लीज के शुरू में ऐसे ही एक नाम रखा जाता है, अनअर्न्ड, क्योंकि अभी कमाया नहीं ना, अनअर्न्ड। कब कमाएंगे? 4 सालों में। 4 साल। ऐसे लीज के शुरू में इस इंटरेस्ट का नाम क्या रखा जाता है? अनअर्न्ड। या आप टोटल इंटरेस्ट भी रख सकते हैं नाम, टोटल इंटरेस्ट। लेकिन फिलहाल ये सारा का सारा कमा लिया, या लीज के शुरू में कुछ भी नहीं कमाया, कमा लेंगे, अनअर्न्ड। ऐसे ही एक नाम लिख रहा हूं, अनअर्न्ड। अच्छा, आप जरा होमवर्क के सवाल देखना शुरू करें। भाई नोट वगैरह बनाने की कोई कोशिश नहीं करनी। अच्छा, होमवर्क का सवाल आप देख रहे होंगे, ऑनलाइन वालों को तो ये इसी तरह मिल रहा होगा, लेकिन आप हजरात को ये थोड़ा सा हाईलाइट हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है। मैं मान ही नहीं सकता, बिल्कुल आ रहा है। गौर से देखो, हाईलाइट हुआ है, तो टिक कर लो। ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है जी। पहला सवाल क्या जी, बोलें? फेयर वैल्यू दी हुई है, फेयर वैल्यू 28.69 जैसी, और क्या दी हुई है? इंटरेस्ट रेट, लीज टर्म,
GI निकालनी है, सिर्फ NI निकालनी है और अनअर्न्ड GI निकालनी है, NI निकालनी है और अनअर्न्ड यानी वर्किंग 1 करनी है बस, और कुछ नहीं करना, कोई एंट्रीज नहीं, कोई कुछ नहीं। अगला सवाल, फेयर वैल्यू दी हुई है, लीज कब शुरू हो रही है, और इधर देखें देयर आर ऑफ रुपीज पेड एनुअली इन एंड डिस्काउंट रेट इज, बस सिंपल सा सवाल होगा। अच्छा, ये लेसर की किताबों में करना है ना सॉल्व, जनरल एंट्रीज करनी है, लेकिन ये जब मैं नोट्स अपलोड करूंगा तो मैं इस चीज को मिटा दूंगा, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स, इसको मैं यानी कि येलो को अन येलो कर दूंगा, ये ना बनाइएगा। फिलहाल सिर्फ क्या करना है जी, ऑनलाइन वाला जो मैंने चीजें येलो की हुई है सिर्फ वो करनी है, जनरल एंट्रीज 2005 की और 2000 नोट भी कल देखेंगे और बैलेंस शीट भी कल देखेंगे, ठीक है। तो अब एक तीसरा सवाल भी देना था आपको होमवर्क के अंदर, फिलहाल ये नोट्स में मैं डाल देता हूँ, नोट्स में डाला होगा, लेकिन अभी ये करने की जरूरत नहीं। तो अब कौन सा सवाल हो गया, सिर्फ 8 पूरा और 9 का पॉइंट छोटी सी होमवर्क की है, ठीक है, जाए 8 पूरा